में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आप वहां का सिर्फ वॉकिंग टूर लेकर ही जान सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ दबाएं ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 1, चांद पोल। अभी हम बिगनिंग में देखेंगे जो कि 17th सेंचुरी में सिटी वॉल बनी थी। 17th सेंचुरी में सिटी वॉल बनने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस जमाने के अंदर मुगलों का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था, मगर मुगल लोगों ने अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह तक आना शुरू हो गया, तो राजस्थान में प्रवेश करने लग गए थे। तब यहाँ के राजा को लगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँ एनिमीज से, तो उन्होंने ये सिटी वॉल बनाई। उससे पहले सिटी वॉल नहीं होती थी। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको सिटी वॉल नजर आ रही है, आज भी खंडर है। ये पूरी वॉल सामने नजर आ रही है जो दिखाई दे रही है, जो डंगूरे बने हुए हैं इनके अंदर। और ये वो पोल है जिसको कि हम चांद पोल कहते हैं, चांद गेट कहते हैं। जोधपुर द ब्लू सिटी में एक सिटी वॉल बनी हुई है जिसे बनवाया था पुराने जमाने के राजाओं ने जोधपुर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुगलों से। उसी सिटी वॉल के अंदर के सारे मकान नीले रंग से पेंट कर दिए गए हैं और उस सिटी वॉल को पार करने का तरीका है वहाँ के पोल पार करना, यानी कि वहाँ के गेट पार करना। ऐसे ही ब्लू सिटी के कई सारे दरवाजों में एक दरवाजा है चांद पोल, जहाँ से आउटर ब्लू सिटी की शुरुआत होती है। नंबर 2, ब्रह्मपुरी। किले के चारों तरफ हर एक कम्युनिटीज, मतलब चारों वर्ण के अपने अपने एरियाज हुआ करते थे, उनकी महत्वता को देखते हुए। तो चूंकि ब्राह्मण हाईएस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, तो उनकी एक अलग कॉलोनी थी जिसको कि ब्रह्मपुरी ब्राह्मणों की कॉलोनी कहा करते थे। ये सब ब्रह्मपुरी में हम लोग चल रहे हैं। पुराने जमाने में जब जोधपुर की सिटी वॉल बनाई गई तो उस सिटी वॉल के अंदर जितने भी मकान बनाए गए उनका बंटवारा अलग अलग जातियों के हिसाब से किया गया। उस समय जो सबसे उच्च जाति मानी जाती थी वो थी ब्राह्मणों की जाति, और सिटी वॉल के जिस एरिया के अंदर ब्राह्मण लोग रहते थे उस जगह का नाम था ब्रह्मपुरी। नंबर 3, फैमिली पॉकेट्स। देखिए जैसे ये पूरी एक कॉलोनी है, लेकिन कॉलोनी के अंदर भी पॉकेट्स हैं। जैसे एक पॉकेट है, इस पॉकेट के अंदर आप देखिए एक ही फैमिली के भाई बहन सारे कजिन्स वगैरह आपस में साथ साथ नहीं रहेंगे और उस पॉकेट में नहीं होगा। तो इस तरह की पॉकेट्स यहाँ बनी हुई है ब्राह्मणों की। ब्रह्मपुरी में बने ब्राह्मणों के मकानों का लेआउट कुछ ऐसा था कि ब्रह्मपुरी के अंदर की हर गली पॉकेट्स में डिवाइड की जाती थी। एक पॉकेट मतलब एक ऐसा चौक जिसके चारों तरफ 7 से 8 मकान हुआ करते थे। और इन पॉकेट्स की सबसे खास बात ये थी कि एक पॉकेट में सिर्फ एक ही फैमिली के सदस्य अलग अलग मकानों में रहा करते थे। जैसे एक ही फैमिली की पैटर्नल फैमिली के सारे मेंबर्स एक ही पॉकेट में एक ही साथ रहा करेंगे। नंबर 4, नैरो स्ट्रीट्स। कितनी छोटी गली है, आप देखिए कितनी सकरी गली है। इवन यू कांट गो बाय द स्कूटर, पैदल ही जा सकते हैं। हां आप देखिए, एंड इट्स कंप्लीट कॉलोनी, इट डजंट मीन दिस इज गोइंग टू क्लोज, दिस इज लॉन्ग ओह अच्छा। कुछ समझना आपको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार आप ऐसी गलियों में घूमते घूमते जाके फंस जाते हैं और आप समझ ही नहीं पाते निकले कैसे। इसको भूल भुलैया भी कहते हैं जोधपुर के लोग। अच्छा ओके। जोधपुर के ब्लू सिटी के अंदर जब भी आप घूम रहे होंगे तो आपको वहाँ दिखेंगी वहाँ की गलियाँ, जो कि इतनी पतली हैं कि वहाँ गाड़ी या 4 व्हीलर चलना तो दूर बल्कि बाइक, स्कूटर या फिर साइकिल भी नहीं जा सकती। जोधपुर की ब्लू सिटी की कुछ गलियों के अंदर आप सिर्फ पैदल ही भ्रमण कर सकते हैं और जोधपुर के कुछ लोग जोधपुर की इन गलियों को यहाँ की भूल भुलैया भी कहते हैं। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप जोधपुर की ब्लू सिटी घूमने जाएं तो किसी ट्रैवल गाइड या किसी रेजिडेंट के साथ ही जाएं, वरना आप वहाँ कब और कहाँ खो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 5, भैरव बाबा मंदिर। 30,000 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें एक देवता का नाम होता है भैरव, जिसको क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्षेत्रपाल यानी कि उस क्षेत्र का रक्षक। तो हर कॉलोनीज के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में वहाँ का क्षेत्र रक्षक, जिनको कि भैरव कहते हैं, उनका एरिया होता है और वो पूजे जाते हैं। तो हर अब सर्टेन डिस्टेंस में आप देखेंगे भैरव की प्रतिमाएं आती रहेगी। हिंदू धर्म के 56 करोड़ देवी देवताओं में एक देवता ऐसे भी हैं जिनका नाम है भैरव बाबा, और वो कोतवाल जी या फिर क्षेत्रपाल जी के नाम से भी जाने जाते हैं। जोधपुर की ब्लू सिटी की गलियों के अंदर आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भैरव बाबा के मंदिर देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि वहाँ पे हर एक मंदिर अपने एक छोटे एरिया की रक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए आपको भैरव बाबा के ये मंदिर ब्लू सिटी घूमते घूमते कोने कोने में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये कि उस एरिया की प्रोटेक्शन भैरव बाबा का वो पर्टिकुलर मंदिर करता है। नंबर 6, 4 ब्राह्मण। ब्राह्मण 4 तरह के होते हैं यहाँ पे। सबसे उच्च ब्राह्मण जो होते हैं वो होते हैं श्रीमाली ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी बहुत सारी अलग अलग खापें होती है। तो सबसे उच्च ब्राह्मण जो होते हैं श्रीमाली होते हैं, जिनका काम होता है कर्म कांड करवाना। वो किसी घर का अन्न नहीं खाया करते थे, और अगर कोई उनको दक्षिणा भी दिया करता था पैसे से, सोने चांदी से या फिर कच्चे सामान से दिया करता था, जैसे गेहूं, आटा, चावल पका के वो अपने घर पे ही खाते थे, उसके घर का पका हुआ नहीं खाते थे। ऐसा इनकी मान्यता थी। इनकी कुल देवी लक्ष्मी है, जिसका बहुत पुराना टेम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जोधपुर की ब्लू सिटी में रहने वाले ब्राह्मण 4 तरीके के हुआ करते थे, जिसमें सबसे उच्च
उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, श्रीमाली ब्राह्मण, जिनकी कुल देवी हैं लक्ष्मी जी, और उन्हीं लक्ष्मी जी का मंदिर आपको जोधपुर की गलियां घूमते घूमते देखने को मिलेगा। कहते हैं कि यह श्रीमाली ब्राह्मण वो ब्राह्मण थे जिन्हें कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले बुलाया जाता था। ये ब्राह्मण कभी भी किसी भी घर का पका हुआ खाना नहीं लेते थे और इनकी दक्षिणा सिर्फ सोने, चांदी या फिर अनाज से की जाती थी। नंबर 7, दलिया दान। कि ये स्पेशली अमावस्या के दिन, नो मून के दिन लापसी बनाते हैं, यानी कि पोरेज बनाते हैं, पोरेज, स्वीट पोरेज, हाँ दलिया टाइप। वो अमावस्या के दिन इसको लापसी कहते हैं। ये गायों को और वो खिलाया जाता है, तो वो इस चौक में बनता है। ये उसके लिए कढ़ाई है। अब तो शायद छोटी बनती है तो 4-5 बार ये बन जाता है। उस जमाने में पॉपुलेशन कम थी, गाय भी कम थी। गाय भी कौन सी, रोमिंग काउज, जिनका कोई मालिक नहीं होता, उनको ये एज चैरिटी किया करते हैं। तो ये यहाँ पे इस जगह पर्टिकुलर चौक पे होता है, जो परंपरा कई सालों से चली आ रही, आज तक भी चलती है, और ठीक लक्ष्मी टेम्पल के सामने ये होता है। हिंदू धर्म में गायों को पूजनीय माना गया है और जोधपुर की इन गलियों में महीने की हर अमावस को एक बहुत बड़ी कढ़ाई में दलिया बनाया जाता है, जो कि जोधपुर की ब्लू सिटी में घूमती हुई गायों को खिलाया जाता है। और जोधपुर की यह ब्लू सिटी घूमते हुए आपको वो कढ़ाई भी देखने को मिल सकती है जिसमें ये दलिया बनाया जाता है और गायों को खिलाया जाता है। नंबर 8, फ्यूचरिस्टिक सिटी। ये सोच के कि फ्यूचर में अगर कभी फ्लड भी आए या और कुछ भी कोई विपदा आए तो यहाँ परेशानी ने तो क्या किया। देखिए कि राजा ने भी अपना किला ऊंचा पहाड़ी पे बनाया, जो पचेटिया हिल के ऊपर है, और कॉलोनीज भी देखिए ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है। तो सपोज करिए कभी ज्यादा बारिश हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, हालांकि बहुत कम चांसेस थे क्योंकि वेस्टर्न साइड तो पूरा ड्राई रहा करता था, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो भी जाए तो लोग प्रोटेक्ट रहे, इसलिए मकान हमेशा ऊंचाई पे बनाया करते थे। अब ये किले और इस पहाड़ी के बीच में चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोग वैली के अंदर ही मकान बनाने लग गए। मकान जो ऊंचाई पे है ये ज्यादा पुराने हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम पुराने। पुराने जमाने में जब जोधपुर की यह ब्लू सिटी बनाई गई थी तो इसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के हिसाब से बनाया गया था। इसका मतलब ये कि जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ की ब्लू सिटी उस जमीन पे बनी है जो कि वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई है, जिससे कि इस पे भूकंप का असर कम से कम हो। और क्योंकि ये पहाड़ी की वैली के ऊपर बनी है इसलिए बाढ़ का असर भी इस ब्लू सिटी पे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए पुराने जमाने में इस ब्लू सिटी को फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बोला जाता था। नंबर 9, स्ट्रीट लाइट्स। तो स्ट्रीट लाइट्स हैं। उस जमाने में स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, लेकिन प्रोविजन था। और कैसा प्रोविजन था, बड़ा शानदार प्रोविजन। देखिए जहाँ भी कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे भी लाइट की जरूरत है तो रात को मिस हैपन ना हो, ये एक्चुअल में यहाँ पे लैंप रखने की जगह हुआ करती थी। और इनके पीछे, वॉल के पीछे खड्डा था जिसमें रात के समय, शाम के समय दीपक जला के घर का मालिक इस शेल्फ पे रख दिया करता था, जिससे कि प्रकाश रहता था, लोगों को अंधेरा नहीं लगता था, आराम से आ जा सकते थे। तो ये वॉलंटरीली भी हुआ करता था और कहीं कहीं पे गवर्नमेंट इन लोगों को तेल प्रोवाइड करती थी महीने का, कि जिससे कि आप दीपक जला के रोशनी कर सकें। एक तरह का पुराने जमाने का लैंप पोस्ट। पुराने जमाने में जब ब्लू सिटी में बिजली भी नहीं थी तब भी इस सिटी को इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ की हर गली में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम भी रहे। इसलिए जब भी आप ब्लू सिटी घूमेंगे तब वहाँ के हर घर के कोने में आप कुछ खांचे बने हुए देखेंगे जिसमें पुराने जमाने में दिए जला के रख दिए जाते थे, जिससे कि उस घर के आसपास की सारी स्ट्रीट पे उजाला हो जाए और कोई भी जोधपुर की इन गलियों में आराम से घूम सके। इन खांचों को अगर आप पुराने जमाने की स्ट्रीट लाइट्स बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। नंबर 10, बरसारी। कोई भी अगर गेस्ट आता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री घर के अंदर नहीं होती, इस बरसाली कहते हैं इसको, बरसाली वर्ड बोलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड है, एक तरह का छोटा सा कोर्टयार्ड। वहां पे आके बंदा आके बैठ जाएगा, वो किससे मिलने के लिए आया है वो घर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आके उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये मेरा परिचित है या मेरा वाकई में नोन है, तो इसको घर के अंदर एंट्री देगा, अदरवाइज वो इससे बात करके बाहर के निकाल देंगे। जोधपुर की ब्लू सिटी में जितने भी पुराने जमाने के घर बने हुए हैं उसमें आप एक खास बात जरूर देखेंगे कि हर घर की एंट्री में एक बरसारी नाम से कोर्टयार्ड बना हुआ है। बरसारी वो जगह होती है जिसमें घर में आने वाला कोई भी गेस्ट आकर वेट करता है और उसी बरसारी में उस गेस्ट को वेलकम किया जाता है। इस बरसारी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी आपके घर आने वाला गेस्ट सीधा आपके घर के अंदर नहीं घुस सकता, उन्हें पहले बरसारी में वेट करना पड़ेगा। ये बरसारी आपको जोधपुर के ब्लू सिटी के घरों में ही देखने को मिलेगी। नंबर 11, पदमसर। यहाँ 2 रिजर्वायर हुआ करते थे सबसे पुराने। ये पदमसर जो है जनता के पानी पीने के लिए काम में आता था। ये सारा वाटर कैचमेंट एरिया जो पीछे दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं बने हुए, तो जब भी बारिश होती थी तो क्योंकि यहाँ पे ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा एग्जांपल है, सारा पानी बह के पहाड़ों से यहाँ पे आता था और यहाँ खड्डे में इकट्ठा हो जाता। ये काफी डेप्थ के अंदर है और इनके डेप्थ के अंदर नीचे कुएं बने हुए हैं, तो इनकेस अगर ये ड्राई हो जाता था, सूख जाता था गर्मी के अंदर, तो उन कुओं में पानी रहता था जो को पानी पीने की काम में आया करता था। ये जनता इसको बहुत ज्यादा यूज करती, लेकिन नहाने के लिए यहाँ पे प्रतिबंधित है, नहीं नहा सकते। सिर्फ 15 दिन तक जब श्राद्ध होता है तब लोग यहाँ तर्पण करने के लिए आते हैं, तब यहाँ पे आके वो नहा सकते हैं, अदरवाइज नहीं नहा सकते। जोधपुर की ब्लू सिटी में आपको 2 वाटर रिजर्वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है पदमसर। पदमसर वो वाटर रिजर्वायर है जो कि जोधपुर की आम जनता के लिए बनाया गया था, जिसमें बारिश के समय जोधपुर के आसपास की बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था और जो कि
जोधपुर के आम इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते थे। आज के समय ये पदमसर एक बहुत ही सुंदर लेक में परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ पर जोधपुर की जनता को कपड़े धोना और नहाना अलाउड नहीं है। शायद इसी वजह से जोधपुर की ब्लू सिटी के पदमसर की खूबसूरती आपको देखते ही बनती है। नंबर 12 रानीसर। ये 16th अर्ली सेंचुरी का मतलब पदमसर से पहले बना हुआ है और इस तालाब की खूबसूरती ये है कि इसको हाईली प्रोटेक्टेड किया हुआ है। देखिए फोर्ट वॉल, फिर इस तालाब की वॉल, फिर वो सिटी वॉल अब यहाँ से सब नजर आ रहा है। और तो और आज भी देखिए गार्ड खड़े हैं यहाँ पे जो किसी को भी तैरने के लिए नहीं देते और ये क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ पानी पीने योग्य हम। जोधपुर का दूसरा वाटर रिजर्वायर का नाम है रानीसर। जैसे कि पदमसर बनाया गया था जोधपुर की आम जनता के लिए, ऐसे ही रानीसर बनाया गया था जोधपुर की रॉयल फैमिली के लिए। जोधपुर की रॉयल फैमिली के लिए यूज होने वाला पानी इसी रानीसर से लिया जाता था और ये रानीसर जोधपुर की सिटी वॉल और मेहरानगढ़ फोर्ट की फोर्ट वॉल के अंदर बनाया गया है, ताकि कोई भी बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति इस रानीसर के पानी में कुछ मिला ना दे, ताकि जोधपुर की रॉयल फैमिली को खतरा हो। इसलिए जब भी आप जोधपुर की ब्लू सिटी का ये रानीसर घूमेंगे तब आपको 2 मेन गेट पार करके जाना पड़ेगा और तब आप देख पाएंगे ब्लू सिटी का ये खूबसूरत रानीसर। नंबर 13 राजपूत हाउस। अब राजपूत के मकान बिल्कुल किले के पास में हो गए, क्योंकि उनकी अर्जेंसी में कभी जरूरत हो सकती है। दे आर वॉरियर्स, जब भी वॉर होगा एकदम उनको कॉल ऑन होगा तो उनको एकदम जल्दी से पहुंचना है। तो किले के सराउंडिंग फतेहपोल इसको कहते हैं, उसके सराउंडिंग सारे राजपूतों के मकान। जैसे जोधपुर की ब्लू सिटी में ब्रह्मपुरी बसी हुई है, जहाँ बसे हैं ब्लू सिटी के सारे ब्राह्मण, ऐसे ही ब्लू सिटी में जोधपुर के मेन किले मेहरानगढ़ फोर्ट के आसपास बसे हैं राजपूतों के घर, जिस एरिया को हम फतेहपोल कहते हैं। ये राजपूतों के घर मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे करीब बसाए गए थे, ताकि वॉर या युद्ध के समय जब भी राजाओं को सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तब राजपूतों के घर किले के सबसे आसपास होने के कारण वह बड़ी आराम से किले तक पहुंच जाएं। नंबर 14 फतेहपोल। 18th सेंचुरी के अंदर मुगलों ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया था औरंगजेब ने, तो महाराजा अजीत सिंह ने वापस इसको फ्री किया 35 साल के बाद। तब उसकी याद में इस गेट को बनाया था, इसलिए नाम पड़ा फतेहपोल। फतेहपोल मींस विक्ट्री गेट। 18वीं सदी में मुगलों ने ब्लू सिटी के मेहरानगढ़ फोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जिसे महाराजा अजीत सिंह जी ने मुगलों से आजाद कराया था और उसी आजादी की याद में मेहरानगढ़ फोर्ट में बना है फतेहपोल। इस फतेहपोल की सबसे खास बात यह है कि किसी भी युद्ध के दौरान ये दरवाजा किसी भी हाथी की टक्कर के द्वारा गिराया नहीं जा सकता और ये ब्लू सिटी के मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री करने का एक और दरवाजा है। नंबर 15 सुलभ। सर ये जो सामने आपको दिखाई दे रही टाइल्स लगी हुई, ये उस जमाने में सामूहिक लेटरिन बाथ हुआ करते थे। घरों में लेटरिन बाथ आज भी नहीं है, तो सामूहिक रूप से यहाँ पे आते थे और देवर यूज द टॉयलेट। जोधपुर की ब्लू सिटी में घूमते समय आज भी आपको पुराने जमाने के सुलभ शौचालय देखने को मिल सकते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि जोधपुर की ब्लू सिटी में पुराने जमाने में घर के अंदर कभी भी कोई सुलभ नहीं बनाया जाता था, इसीलिए जोधपुर की ब्लू सिटी में अलग अलग जगह ये सुलभ शौचालय बनाए जाते थे, जहाँ की सफाई एक साथ हुआ करती थी। आज के समय आपको ये सुलभ शौचालय किसी मॉन्यूमेंट की तरह ब्लू सिटी में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 16 सिटी स्ट्रक्चर। ये मकान सभी कास्ट के हैं, लेकिन हाँ इनमें भी स्पेशली जो इस रॉक के जो एक क्रोकोडाइल रॉक कहते हैं, इसके नजदीक जो बने हुए हैं ये सोनारों की बस्ती है, गोल्ड स्मिथ की बस्ती है। तो ये सोनार लोगों के मकान है। उसके बाद तो और भी कई कम्युनिटी के मकान है, मुस्लिम के मकान भी हैं और भी कई मकान है। तो मतलब ये क्लासिफिकेशन था कास्ट वाइज उनके रहने का। जोधपुर की ब्लू सिटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जोधपुर की सिटी वॉल के अंदर जितने भी घर होंगे वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए होंगे, जिसमें एक हिस्सा था ब्रह्मपुरी जहाँ रहते थे सारे ब्राह्मण, एक हिस्सा था फतेहपोल जहाँ रहते थे सारे राजपूत, ऐसे ही एक हिस्सा था सुनारों के लिए, एक था मुस्लिम्स के लिए और एक था उस जमाने के सफाई कर्मचारियों के लिए। जोधपुर की ब्लू सिटी का भ्रमण करते हुए जब आप उसकी पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो उतनी हाइट से आपको पूरी जोधपुर सिटी का ये सिटी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। नंबर 17 लाल भट्टी। ये नारायण स्वीट नाम है, इसका नया नाम है, बट इसको पुराना टाइम में लाल भट्टी कहते थे। बहुत पुरानी दुकान थी, इसको रेनोवेट कर दिया। ओके। भट्टी का लाल कलर किया हुआ था तो बड़ा फेमस था। वैसे तो हर एक जगह अपनी स्पेशलिटी होती है, बट इस दुकान की स्पेशलिटी है कि कचौरी है जो कि नमकीन है। ये सिर्फ देसी घी में जोधपुर में यही बनाते हैं। जोधपुर की ब्लू सिटी का वॉकिंग टूर लेते लेते आप पहुंचेंगे